हाँ? समिति हम लोग कर लिए थे जो पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद एक हेडिंग डालिए, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण। हाँ तो हो गया, इतनी कमेटियां थोड़े पड़ी। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण। बैंकिंग समितियां लिखवा रहे थे। हो गया। ठीक है, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण आप लोग लिख लिए। चलिए, प्राइमरी प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग उसको कहते हैं। प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण। ठीक है, इसमें तय किया जाता है कि कुल ऋण का कितना हिस्सा अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को दिया जाएगा जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश की विकास में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सभी हिस्से क्या है कि योगदान देंगे, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको ऋण देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो लिख लीजिए, सभी अनुसूचित बैंकों आरबीआई एक्ट में जिन बैंकों का उल्लेख रहता है उनको अनुसूचित बैंक कहते हैं। हाँ, सभी अनुसूचित बैंकों और विदेशी बैंकों ठीक है को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अपने कुल ऋण, उसको कहते हैं एडजस्टेड नेट क्रेडिट, तो उसके बजाय कुल ऋण लिखिए, क्योंकि पीटी का सवाल है, हमको बस ट्रिक लगाना है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं बनाना है। कुल ऋण का 40%, कुल ऋण का 40% देना अनिवार्य होता है। एडजस्टेड नेट क्रेडिट, समायोजित निवल ऋण। तो इतना कठिन लिखने की जरूरत है नहीं, पीटी में बस आएगा कि प्रियॉरिटी सेक्टर में कितना परसेंट देना होता है, तो 40%। ठीक है, निजी बैंकों ने क्या है कि जो विदेशी बैंकों के लिए, निजी नहीं, जो विदेशी बैंक हैं, अगर 20 से अधिक शाखाएं हैं उनकी ब्रांच, तब उन पे ये अप्लाई होता है। 20 से कम रहेगा तो उनकी पहुंच ऐसे क्षेत्रों तक रहेगी नहीं, तो वो वैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो उसकी सीमा बनाई कि 20 से अधिक अगर ब्रांच है तो वो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो नियम है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी में लिख लीजिए, इसमें रुका ही हूं, इसमें कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग या उद्यम,
निर्यात ऋण, कामा देखिए, निर्यात ऋण, शिक्षा, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा, सामाजिक बुनियादी ढांचा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा हो गया, शामिल, आदि शामिल है, आदि शामिल है। स्टार्टअप सब आ जाता है जब निर्यात वगैरह करेंगे उसमें, एमएसएमई निर्यात इस सब में, ठीक है। तो क्या है कि क्यों है, कृषि आवश्यक है, ठीक है। लगभग अभी भी 46% लोग कृषि पे निर्भर हैं, और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए देश के 150 करोड़ लोगों के खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र का विकास जरूरी है। तो उसमें जो है कि रख रखा है कि भाई आप उसको प्रायोरिटी सेक्टर में रखें, एमएसएमई, ठीक है, बड़ा रोजगार प्रदाता है, और भारत के जो है कि निर्यात में उसका लगभग 35% का योगदान है। तो उसमें जो है कि इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंस का निर्यात क्यों जरूरी है, क्योंकि निर्यात बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखता है, भुगतान संतुलन को भारत के पक्ष में करता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, जब निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी, ठीक है, उस विदेशी मुद्रा से भारत अपने आयात बिलों का भुगतान कर सकेगा, क्योंकि जो आयात करेंगे किसी देश से उसको रुपए में तो देंगे नहीं, उसको उसकी करेंसी में देना है, डॉलर में देना है। तो हमारे पास निर्यात से डॉलर आएगा तो हम आयात से बेच सकते हैं, इसलिए निर्यात को भी, निर्यात संवर्धन को भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। इसके अगर निर्यात होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्या था, शिक्षा, ठीक है। जनसंख्या को जो है कि कुशल जनसंख्या या स्किल्ड जो है करने के लिए शिक्षा आवश्यक है, ठीक है। और अगला क्या है, सामाजिक बुनियादी ढांचा और आवास, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। लोगों को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड तभी दे पाएंगे जब उनके पास घर हो, शिक्षा हो, उनको रोजगार मिले, ठीक है। और सामाजिक बुनियादी ढांचे का मतलब होता है स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण सड़कें, ये सब क्या है, सामाजिक बुनियादी ढांचा है, जो इससे लोग जो है कि जिससे लाभ ले सकें, ठीक है, उसको कहते हैं सामाजिक बुनियादी ढांचा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर 3 तरह का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसको कहते हैं, एक को कहते हैं भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, बिल्डिंग आप लोग देखते आएगा। एक कहते हैं सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्कूल, अस्पताल आएंगे। और एक होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आजकल आप लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं ना, ई गवर्नेंस का जो फार्मूला है उसको कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 हिस्से हो गए, तो उसी में से एक है सामाजिक बुनियादी ढांचा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, तो उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। क्या अच्छा देखा, एक दिन बस घूम रहा था शहर में, वही क्या जागृति बस का बोर्ड लगा था परसों ही तो कस्टमर के जैसे जो कैंपेन की बात कर रहे हैं क्या, डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, कस्टमर डिस्प्यूट, उसको सुलझाने के लिए। तो उसी का एक वो सब इनिशिएटिव चलता रहता है ना, हर साल हर हफ्ते निकल रहा है, कुछ ना कुछ आ जा रहा है, इसको याद कैसे करेंगे, उसको याद नहीं करना है, नहीं इतना नहीं, रोज आएगा थोड़े याद करना है। जो कुछ यून जैसे क्या है ना कि ये सब क्या है कि ई जागृति का क्या मतलब है, जागरूक करने के लिए, तो उसको बस कहीं नोट कर लेना है, वो मेंस में काम आएगा, यही तो दिक्कत था, ठीक है। 2-4 नोट करके रख लेना है, एक ऑप्शन यहाँ ये चीजें चल रही है क्या, एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ था जिसपे मतलब शब्द को देख के मैंने भाव के हिसाब से टिक कर दिया, लेकिन गलत हो गया। कौन सा सवाल, ये बाजीराम का जैसे आता है, हर दिन वो कोई ना कोई क्वेश्चन देता है, हाँ वो डालते हैं स्लाइड, हाँ।
आया था। क्या क्वेश्चन था? हाँ? क्या क्वेश्चन क्या है बताओ, तब ना बताऊंगा। सर वही था अच्छा भाव में अगर इतना आसान होता तो ई जागृति किससे रिलेटेड है? क्या ई जागृति, तो क्या है मतलब उसको जागृति से जागने वाला ट्रिक लगा दिए क्या? है ना, लेकिन आंसर है कि कस्टमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अच्छा तो किस चीज से था वो? कस्टमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बताओ तो मैं भी जान लूं यार। समझना पड़ेगा सर। हाँ, अच्छा चलो ढूंढ लेना। कुछ यूनिक होगा वो। सर ये पीसीएस में तुक्का तो लग जाएगा, लेकिन वहाँ जाके सब गलत हो जाएगा। बीपीएससी में जाके वहाँ समझ पे आना ये जागृति क्या है कि जागृति है कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, जो उपभोक्ताओं की शिकायतें होती हैं। हाँ वही जागो ग्राहक जागो, आप लोग पढ़ते हैं ना, दूसरा बस उसी टाइप का ये है। बनाए पढ़ो ठीक है। ये ज्ञान दे रहा है। चार ऑप्शन पढ़ो तो तब देखो। अरे लो जा क्या गया? मतलब कि है सर 1.5 साल में नहीं टूटा तो आज टूट जाएगा।